एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर कांग्रेस समाजवादी दल इसके ऊपर है। देखिए अगला चैप्टर है ये, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारत में साम्यवादी दल की। कांग्रेस समाजवादी दल ये वाला जो चैप्टर है इसको कैसे समझेंगे, इसका एक मैं हल्का सा आपको बैकग्राउंड यहाँ पर दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समाजवाद क्या होता है। उसके बाद जो आज़ादी के बाद प्रमुख समाजवादी थे उन समाजवादियों के बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे, वो थिंकर्स कौन कौन थे और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में उनका क्या योगदान रहा। अगले भाग में हम लोग कांग्रेस समाजवादी दल का इतिहास और उसका पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, आज़ादी के बाद तक का इतिहास हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस पूरे लेक्चर में। देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल को समझने के लिए अगर हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि समाजवाद किसे कहा जाता है या समाजवाद क्या होता है। तो देखिए, समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है राजनीतिक विज्ञान में। समाजवादी व्यवस्था में धन और संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक जो प्रत्यय होते हैं, उनमें समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। मतलब निजी संपत्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, समाजवाद इसका विरोध करता है। जनरली समाजवाद एक और बात करता है कि जो भी संपदा का उत्पादन है या जिस तरीके का भी उत्पादन व्यवस्था में कोई लगा हुआ है और उसका वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं। किसी व्यक्ति के हाथ में संपदा या जो भी चीज बनाई जा रही है या फिर उसका वितरण किया जा रहा है या उत्पादन किया जा रहा है, ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे या तो समाज के हाथ में होनी चाहिए या राज्य के हाथ में होनी चाहिए। समाजवाद इस विचार को मानता है, इस विचार को प्रचारित करता है। देखिए, राजनीति के आधुनिक जो अर्थ हैं उनमें अगर हम लोग समाजवाद को समझने की कोशिश करें तो ये हमारी समझ में आता है कि समाजवाद को पूंजीवाद या मुक्त बाजार व्यवस्था के सिद्धांत जो है उसके ठीक विपरीत देखा जा सकता है। ठीक उल्टा होता है समाजवाद। जो भी आज का उदारवाद चल रहा है या मुक्त बाजार व्यवस्था एक जमाने में थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसको कहते हैं, तो समाजवाद उसके जस्ट अपोजिट आइडियोलॉजी है, उसके जस्ट विपरीत विचारधारा है। तो राजनीतिक विचारधारा के रूप में समाजवाद यूरोप में 18वीं शताब्दी में विकसित होना शुरू होता है और 19वीं शताब्दी में जब यूरोपियन राज्यों में एक तरीके से कहा जाए तो औद्योगिकरण जिस तरीके से तेजी से हो रहा था, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे और एक औद्योगिक क्रांति के बाद का जो हल्का सा फेज आया था, उस दौर में और औद्योगिकरण का जब दौर चल रहा था, तो उस औद्योगिकरण के दौर में समाजवाद एक विचारधारा के रूप में धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे इसका विकास होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ हमें मार्क्सवाद में नजर आती है। ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक थे एक हेरोल्ड लास्की। वो समाजवाद के बारे में एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार पहन लेता है। तो जनरली जो समाजवादी नहीं भी हैं वो भी अपने आप को समाजवादी कहना शुरू कर देते हैं। समाजवाद इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था। जो जिनको समाजवाद से कोई मतलब नहीं है, जो पूंजीवादी हैं या जो संकीर्ण विचारधारा वाले दल या लोग हैं, वो भी अपने आप को समाजवादी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो लास्की की ये कोटेशन कहीं ना कहीं आज भी तर्कसंगत और सही साबित होते हुए नजर आती है। तो देखिए, जनरली समाजवाद एक किस्म की विचारधारा है जो अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी, और इसमें एक जो भी संसाधन है समाज के, राज्य के, उनको सूत्रीकरण की मांग समाजवाद में करी जाती है। और इसमें ये इस चीज पर जोर रहता है
कि जो भी संपदा है उसका उत्पादन और नियंत्रण राज्य या समाज के हाथ में हो। तो कुल मिलाकर ये एक ब्रीफ डेफिनेशन है समाजवाद की, जिसे हम लोगों ने अभी समझा या उसको समझने का प्रयास किया। देखिए, अब जो अगला हमारा इसमें चैप्टर में आ रहा है वो है प्रमुख समाजवादी कौन कौन थे जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले आते हैं जयप्रकाश नारायण। आप लोगों ने जेपी मूवमेंट के बारे में भी सुना होगा। जेपी मूवमेंट मतलब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी उससे पहले करप्शन, हाँ, बहुत सारी और घटनाएं घट रही थी 1971 के युद्ध के बाद। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण उस दौर में एक समाजवादी के रूप में उभरे थे जब ये पूरा डिस्कोर्स चल रहा था। तो जयप्रकाश नारायण कौन थे, उनकी विचारधारा किस तरीके से इसमें शामिल होती है, ये हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 मतलब 1979 में वो इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी इनको माना जाता है और ये एक कुशल राजनेता थे, समाजशास्त्री थे, है ना। और इन्होंने देश में बहुत बड़ा एक सामाजिक आंदोलन चलाया था इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में, और जो जन आंदोलन एक खड़ा हुआ था उस दौर में। ये देखिए, हालांकि ये किसी दल में शामिल नहीं थे जब आंदोलन शुरू किया, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल का किरदार इन्होंने वहां पर निभाया था जब ये जब ये करप्शन जो उस समय विद्यमान था, जब प्राइस राइज हो रहा था, बहुत सारी वस्तुओं का दाम बढ़ रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया। और जब कांग्रेस के मिस रूल के खिलाफ इन्होंने जनता को लामबंद करना शुरू किया, तो उस दौर में ये प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो थी उनका नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। तो इनका जनाधार बहुत बड़ा था और ये बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे जयप्रकाश नारायण। और 1965 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। जो पटना का अभी हवाई अड्डा है वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और एक हमारे दिल्ली में भी अस्पताल है, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, ये भी उन्हीं के नाम पर है। तो जेपी बहुत बड़े एक नेता थे भारत के, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया और आज़ादी के बाद भी वो भारतीय जो राजनीति थी उसको सही दिशा में लाने के लिए प्रयासरत हमेशा रहे। दूसरे में आते हैं आचार्य नरेंद्र देव। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव जनरली इनके बाद इनका नाम आता है जयप्रकाश नारायण के बाद। ये भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिव सदस्य थे। 1889 के आसपास इनका जन्म हुआ था और 1926 तक ये जीवित रहे थे। भारत के ये प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी माने जाते हैं और इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं में लेख लिखा। ये पत्रकार भी थे। इन्होंने साहित्य काफ़ी लिखा। क्यों? ये साहित्यकार भी थे और ये एक शिक्षाविद भी थे, मतलब टीचर भी थे। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो सारे हमें खूबियां देखने को मिल जाती हैं आचार्य नरेंद्र देव के अंदर, कि वो साहित्यकार भी हमें नजर आते हैं, वो पत्रकार भी हमें नजर आते हैं और वो शिक्षक भी हमें नजर आते हैं। तो एक ब्रॉड उनका एरिया था आचार्य नरेंद्र देव का। और जितना इनका फेमस एज ए टीचर इन्होंने हासिल किया, उतनी ही फेम इनको दूसरे अदर एरियाज में भी मिली। और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। काशी विद्यापीठ जो अभी बनारस में है उसके ये आचार्य भी नियुक्त किए गए थे। देखिए, इसके बाद जनरली ये क्यों समाजवादी बने, ये एक चीज जानने की है।
एक तो इनके विचार में देश को स्वतंत्र कराना है, ये इस बात का जुनून आचार्य नरेंद्र देव के मस्तिष्क पर पूरी तरीके से छाया हुआ था। दूसरा, इन्होंने भारत की आर्थिक दशा जो ब्रिटेन के लूटे जाने के कारण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, उस आर्थिक दशा ने आचार्य नरेंद्र देव को प्रेरित किया कि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी करें। साथ ही साथ जो भारत में गरीबी विद्यमान थी, उस गरीबी ने भी इनको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। विभिन्न जो भी मूवमेंट चले इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले, उन सभी मूवमेंट को आचार्य नरेंद्र देव का समर्थन हासिल था और इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन सभी मूवमेंट में। इसमें देखिए तीसरे आते हैं मीनू मसानी। मीनू मसानी सबसे पहले जयप्रकाश नारायण हो गए, फिर आचार्य नरेंद्र देव हो गए। अब अगर हम लोग मीनू मसानी के बारे में बात करें तो मीनू मसानी भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे और इन्होंने जनरली उस धारा को समर्थन किया जो धारा राज्य को बहुत सारी चीजें दिया करती थी, जिसमें संपत्ति का स्वामित्व हो या उत्पादन हो या वितरण हो। तो ये पूरी तरीके से मीनू मसानी इस बात का समर्थन करते थे और इसीलिए ये समाजवादी थे। इनका जन्म जो है वो 20 नवंबर 1905 को हुआ था और 1998 मई 1998 तक ये जीवित रहे थे। भारत के स्वतंत्र, देखिए इनकी कैटेगरी अगर बांटी जाए तो ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, प्रमुख समाजवादी थे, राजनेता थे, पत्रकार थे, लेखक थे और भारत में आजादी के बाद सांसद भी थे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे मीनू मसानी, और इन्होंने देश में आजादी से पहले भी अपना योगदान दिया थ्रू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और आजादी के बाद भी सांसद रहते हुए इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी और भारतीय राजनीति में 1998 तक ये अपना योगदान देते रहे। तो इनका एक लंबा समाजवाद का इतिहास रहा है। जेपी मूवमेंट में भी ये जयप्रकाश नारायण जी के साथ हमें खड़े हुए नजर आते हैं। तो जनरली ये उदारवादी जो नीति है राज्य की, उसके बाद में चल के ये पक्षधर होते हैं, जहां राज्य जो है वो न्यूनतम कार्य करने के लिए राज्य को कहा जाता है, मतलब राज्य कल्याणकारी ना होकर न्यूनतम मिनिमल स्टेट की जहां बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं उस विचारधारा की ओर खिंचते हुए नजर आते हैं हमें। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1952 में उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में इन्होंने फ्रीडम फर्स्ट एक मैगजीन थी, इसको पब्लिश करना शुरू किया। इसमें वो उनका प्रमुख कार्य क्या था? मसानी इस पत्रिका में नीतिगत निर्णय जो होते थे और प्रासंगिक विषय जितने भी होते थे देश की राजनीति के, साथ ही साथ वैश्विक जो विषय होते थे, इन सभी विषयों पर एक गहन चिंतन करने के बाद कोई लेख लिखना या कोई रिपोर्ट लाना, ये सारे के सारे काम ये फ्रीडम फर्स्ट मैगजीन के जरिए किया करते थे। तो फ्रीडम फर्स्ट मैगजीन जो थी ये एक बहुत पॉपुलर मैगजीन बन गई थी उस दौर में। और इसमें जब ये लगभग 70 साल के होते हैं, तब ये सक्रिय राजनीति जो है वहां से ये संन्यास ले लेते हैं, और संन्यास लेने के बाद इनका बचा हुआ पूरा जीवन लेखन में बीतता है और पत्रकारिता में बीतता है। तो आप खुद सोचिए कि जब भारत में आपातकाल की घोषणा होती है तो प्रेस पर सेंसरशिप लगती है और किसी भी तरीके का पम्फलेट या सरकार विरोधी लेखनी पर हर तरीके की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, संस्थाएं हैं, उन सब के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है। मीनू मसानी की जो पत्रकारिता थी या जो उनकी मैगजीन थी, इस पर भी प्रतिबंध लगता है और सेंसरशिप जब लागू हो जाती है तो मसानी को
जेल में डाल दिया गया इनके कुछ पुराने सहयोगियों के साथ। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस विचारधारा को पोषित कर रहे थे जो विचारधारा उस दौर की सत्ता को सूट नहीं कर रही थी। गांधी के अंडर जो कांग्रेस थी उसको सूट नहीं कर रही थी। मीनू मसानी ने प्रेस की आज़ादी के लिए पूरे आपातकाल के दौरान डटकर संघर्ष किया, निर्भीक होकर संघर्ष किया। ठीक उसी तरीके से जैसे वो भारत के विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध, और आपातकाल के दौरान भी उन्होंने अपनी पत्रिकाओं के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए सरकार का विरोध जारी रखा। देखिए, ये पत्रकारिता उस दौर की थी कि जब बहुत बुरी स्थिति थी, इमरजेंसी लगी हुई थी, उस दौर में भी पत्रकार सच जनता के सामने रख रहे थे। उस दौर में भी पत्रकार, मीनू मसानी हो या जयप्रकाश नारायण हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे पत्रकार उस दौर में भी जो सत्ता है उस सत्ता से सवाल कर रहे थे। और सत्ता को हमेशा सवाल करने वाले पसंद नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मीनू मसानी भी पसंद नहीं थे, जयप्रकाश नारायण भी पसंद नहीं थे, आचार्य नरेंद्र देव भी पसंद नहीं थे। ऐसे बहुत सारे जो थिंकर्स थे समाजवादी, या जो उस दौर में पत्रकारिता कर रहे थे, वो सब के सब सवाल करने वाले जितने भी लोग थे उनको सत्ता पसंद नहीं कर रही थी, और ये अनवरत चला आ रहा है। इसमें अगले जो हमारे थिंकर हैं वो हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। देखिए, राम मनोहर लोहिया बहुत फेमस समाजवादी हैं। इनका जन्म 23 मार्च को हुआ था और 1990 तक इनकी एक तरीके से जीवन रहा। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रखर चिंतक थे। लोहिया के विचार आज भी फेमस हैं और समाजवादी नेता थे। देखिए, लोहिया के ऊपर एक तरीके से लोहियावादी भी आजकल आपको बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि हम लोहियावादी हैं। ये लोहियावादी होना क्या है? देखिए, जनरली जो लोहिया के जो विचार हैं उसमें समाजवाद उस तरीके से नजर नहीं आता जिस तरीके से कांग्रेस समाजवादी दल उसको मानता है। लोहिया राज्य के तो पक्षधर नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस समाजवादी दल की जो विचारधारा है उससे अपने आप को अलग करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो यहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ वो भले ही जुड़े रहे क्योंकि वो एक समाजवादी दल था आजादी से पहले, लेकिन लोहिया और कांग्रेस समाजवादी दल के बीच में जो वैचारिक संघर्ष था वो अनवरत जारी रहा। तो इनमें कुछ विरोधाभास हमेशा रहे। कभी किसी दूसरे लेक्चर में मैं आप लोगों को राम मनोहर लोहिया के जो राजनीतिक विचार हैं उस पर मैं चर्चा कर लूंगा। यहां हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि लोहिया और कांग्रेस के बीच में, जो कांग्रेस समाजवादी दल था, उसके बीच में एक वैचारिक टकराहट की स्थिति देखने को हमें मिलती है। लोहिया भी ठीक उसी तरीके से जैसे जयप्रकाश नारायण थे, जैसे अदर सोशलिस्ट थे, उनसे कुछ हद तक थोड़ा सा आगे बढ़कर लोहिया राज्य और समाज के लिए बहुत कुछ अपने विचारों में देकर गए, जिसके जरिए अगर हम लोग उनको समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है लोहिया के जरिए। तो लोहिया एक प्रमुख और प्रखर राजनीतिक चिंतक के रूप में उभरते हैं और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ ये जुड़ते हैं। उस दौर में जो अलग दूसरे जो कांग्रेस सोशलिस्ट थे वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, आचार्य कृपलानी, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता। देखिए, ये
सारे के सारे आचार्य कृपलानी हो या अदर जो जिनके मैंने अभी नाम लिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब के सब कांग्रेस समाजवादी दल से जुड़े हुए थे, जिसमें हम लोगों ने अभी जाना कि जयप्रकाश नारायण भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे। तो ये सब के सब लोग मिलकर आजादी से पहले कांग्रेस समाजवादी दल का इन्होंने निर्माण किया था। हम लोग सब कहीं ना कहीं कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में भी जानते हैं, आचार्य कृपलानी के भी बारे में जानते हैं, अच्युत पटवर्धन के बारे में भी जानते हैं। सेनानी थे ये सब लोग, स्वतंत्रता सेनानी थे ये सब लोग। लगभग सभी भारत के विभिन्न जो भी आंदोलन थे, इनके वयस्क होने के बाद ये सभी आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया, और ये आज़ादी के बाद भी सक्रिय राजनीति में एक्टिव रहे, लेखनी में एक्टिव रहे। जो भी इन्हें गलत नजर आया उसका इन्होंने खुलकर विरोध भी किया। कई आंदोलनों में भी ये सभी के सभी शामिल रहे, और कहीं ना कहीं देश को एक नई दिशा दिखाने के लिए, एक नए रास्ते पर चलाने के लिए, आजादी के बाद एक नए भारत का निर्माण करने के लिए ये सब लोग अपना अमूल्य योगदान देते हुए हमें नजर आते हैं। अब अगर हम लोग मुख्य जो हमारा चैप्टर है उस पर आते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल, तब हमें यह देखना होगा कि कांग्रेस समाजवादी दल क्या था, विचारधारा क्या थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हिंदी में कहा जाता है, यह एक राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के जो प्रमुख नेता थे उनमें जनरली माना जाता है जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लोग थे, और इन्हीं लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना करी। 1933 में पंजाब में एक समाजवादी पार्टी का गठन भी किया गया। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसके सभी सदस्य ये मानते थे कि कांग्रेस राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली एक आधारभूत संस्था है, और हम सभी को कांग्रेस के साथ जुड़ जाना चाहिए, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी प्रमुख थे, और आचार्य कृपलानी या आचार्य नरेंद्र देव, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ाव को मंजूरी देते हुए नजर आते हैं। और कांग्रेस ने जो भी उस दौर में आंदोलन चलाए, उस दौर के सभी आंदोलनों में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद ही क्यों, ये एक विमर्श किया था, और आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए 2 पुस्तकों का कम से कम हमें एक डिस्कोर्स नजर आता है आजादी से पहले के भारतीय समाजवादी आंदोलन में। देखिए, इसमें जो भारतीय समाजवादी नेता थे वो प्रथम महायुद्ध के बाद से ही समाजवाद का भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 1934 तक चला, कि वो उसकी असफलता, और 1929 के आर्थिक संकट के समय पूंजीवादी देशों की दुर्गति जो हो रही थी, और इन देशों में फासिज्म और नाजिज्म, इसकी विजय होना या इनका वर्चस्व स्थापित होना, और दूसरी तरफ सोवियत संघ की आर्थिक संकट से मुक्ति होती है, और उसकी सफलता एक नजर आती है इन विचारकों को। तो कहीं ना कहीं ये जो उस दौर का एक औपनिवेशिक चरित्र था हर देश का, और जो आर्थिक रूप से जो डिक्लाइन हो रहा था यूरोपियन देशों का, वो और सोवियत संघ का जिस तरीके से विकास हुआ, ये चीजों ने इनको समाजवादी बनने के लिए प्रेरित किया। इन्हें कहीं ना कहीं समाजवाद की विचारधारा में कुछ ऐसा नजर आया, जिस वजह से समाजवाद में की वजह से सोवियत संघ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन गया, और जो यूरोपीय देश पूरी तरीके से पूंजीवादी थे, अमीर देश थे, वहां पर इकोनॉमी क्रश कर जाती है, और फांसीवाद या नाजीवाद या नैरो
नेशनलिज्म जो है, संकीर्ण राष्ट्रवाद, इसका उदय हमें देखने को मिलता है। तो ये लोग इन लोगों का खिंचाव होता है समाजवादी विचारधारा की तरफ। इन सब कारणों से जो भी राष्ट्रभक्त थे उस दौर के, वो समाजवाद की तरफ नेचुरली आकर्षित हुए। इनमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता, ये सभी लोग उस दौर में युवा थे। ये सभी नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, ये सभी समाजवाद की तरफ खिंचते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1934 में करते हैं। समाजवादी जितने भी ये थे, ये सब के सब कांग्रेस के मंच को साझा करते थे। साथ ही साथ स्वराज्य प्राप्ति और उसके बाद जैसे ही स्वराज मिल जाता है, समाजवाद की स्थापना भारत में हो, ये उनका मुख्य लक्ष्य था। समाजवादी गांधी जी के समझौतावादी जो नीति थी उसके विरोधी थे, प्रखर विरोधी थे। जहां भी वो समझौतावादी नीति अपनी दिखाया करते थे, सबसे ज्यादा विरोध उनका इसी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से उन्हें देखने को मिलता था। गांधी घोर अहिंसावादी थे, जबकि समाजवादी आवश्यकता अनुसार सशस्त्र आंदोलन का समर्थन करते थे कि अगर जरूरत है तो शस्त्र उठा लेना चाहिए, इसके वो समर्थक थे। ऑन द अदर हैंड गांधी जो थे वो पूरी तरीके से, हम लोगों ने पिछले कई लेक्चर में समझने की कोशिश करी कि वो अहिंसक आंदोलन का फेवर करते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स आजादी के पहले का है और सभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो कभी कांग्रेस के साथ हर उस मुद्दे पर साथ खड़े दिखाई दिए जो राष्ट्रीय आंदोलन या ब्रिटिश के खिलाफ नजर आ रहा था। साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस की नीतियां या गांधी जी की कई नीतियों की आलोचना भी करी। तो ये उस विचारधारा के व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय जब मुद्दा कोई आ रहा है या राष्ट्रीय हित कोई आ रहा है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जहां कहीं पर भी इनका विचारधारा का टकराव हो रहा है तो ये इस टकराव का खुला प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। गांधी की विभिन्न नीतियों की इन्होंने आलोचना करी। इन सब समाजवादियों ने गांधी की कई नीतियों की आलोचना करी, जिसको ये लोग समझौतावादी नीति कहा करते थे। आजादी के बाद देखिए, जब भारत आजाद हो जाता है तो कांग्रेस की जो ये राष्ट्रीय शक्तियां थी, जो विभिन्न जैसे कांग्रेस समाजवादी दल या और भी दल कांग्रेस में मिले हुए थे, ये संयुक्त मोर्चा नहीं रही, ये अब एक नया राजनीतिक दल बन गई। तो जितने भी स्वायत्त दल थे, जितने भी स्वायत्त संगठन थे, वो सब के सब कांग्रेस से आजादी के बाद निकल जाते हैं, जिनमें कांग्रेस समाजवादी दल भी एक था। मतलब कांग्रेस समाजवादी दल भी कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां इनकी नीतियों के साथ मैच नहीं करती थी। इनकी नीतियां दूसरी थी, जो मैंने अभी बताया, भारत की आजादी और भारत को एक समाजवादी राज्य बनाना, पूर्ण समाजवादी राज्य बनाना। कांग्रेस भारत की आजादी तो चाह रही थी, पूर्ण समाजवादी राज्य भारत को नहीं बनाना चाहती थी। वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी नेहरू लेकर आते हैं भारत में, जिसके ये विरोधी थे। और आजादी के बाद इन्होंने अपने नाम से कांग्रेस शब्द भी हटा लिया। अब इनको आचार्य कृपलानी, इनमें जो एक महत्वपूर्ण नेता थे, इन्होंने कृषक मजदूर प्रजा पार्टी इसके साथ हाथ मिलाया और अब जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, ये इसका नाम बदलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आजादी के बाद हो जाता है। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का इस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ भी वैचारिक मतभेद हमें देखने को मिलता है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ राम मनोहर लोहिया जी का एक वैचारिक मतभेद रहा। तो यहां आजादी के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने
समाजवादी दल एक अलग संगठन बनाया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर, और जिसका नाम उन्होंने समाजवादी पार्टी रखा। इसी समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली। लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वाराणसी अधिवेशन में जो 1965 में हुआ, वहां पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो जाती है और पुनः अपना एक स्वतंत्र दल बना लेती है। इस समय अशोक मेहता के नेतृत्व में कुछ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय सत्ता में थी, उसमें शामिल हो जाते हैं। देखिए, ये इसका एक ब्रॉड हिस्ट्री रही, लेकिन कुछ समय के बाद हमें यह देखने को मिलता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी पतन हो जाता है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का भी पतन हो जाता है, सोशलिस्ट पार्टी का भी पतन हो जाता है, और जो लोहिया के आधार पर एक समाजवादी दल बना, उसके कुछ अंश हमें जेपी मूवमेंट के बाद नजर आते हैं, जब मुलायम सिंह यादव भारत में समाजवादी दल की स्थापना करते हैं। वो कितना समाजवादी है कितना नहीं, ये हमारे कोर्स का भी मुद्दा नहीं है, कहीं और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को लोहियावादी मानते हैं, मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है। यहाँ हमें एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही समाजवादी विचारधारा सोवियत तानाशाही का विरोध करती है और अपने आप को पाश्चात्य देशों के लोकतांत्रिक और विकासवादी समाजवाद के निकट पाती है। तो सोवियत संघ में द्वितीय महायुद्ध के बाद जो एक तानाशाही वाला माहौल डेवलप होता है अंडर कम्युनिस्ट रेजिम, उसका विरोध भारतीय सोशलिस्ट करते हैं। और इस भारतीय सोशलिस्ट जब इस लाइन पर चलते हैं, तो वो अपने आप को देखते हैं कि उनका जो विचार है, जो उनका वैचारिक परिप्रेक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं यूरोप के और जो पश्चिमी देशों में जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जो डेमोक्रेसी थी, और जो पश्चिमी देशों का विकासवादी समाजवाद था, डेवलपमेंटल सोशलिज्म, उसके नजदीक ये अपने आप को पाते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा लेक्चर था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर। हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।